Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. It's me Waleed Khalil, lecturer in physics. टॉपर्स अकेडमी की जानिब से आपके साथ हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने जो संडे टेस्ट आपके साथ शेयर किया, इसका की भी मैंने शेयर किया, और की के बाद मैंने जो वीडियो सोल्यूशन है इसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। है क्वेश्चन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिजेंबल्स विद। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो याद रखिए कि क्वेश्चन पहले 2-3 बार पढ़िए कि आपके समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछते हैं आपसे। यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिजेंबल्स विद, मतलब कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन सी लॉ के साथ मुशाबिहत करती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और नन। आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट है? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ बिल्कुल रिजेंबल होती है, तो दिस इज़ करेक्ट। अभी सवाल ये है कि ये कैसा करेक्ट है। करेक्ट ये है, याद रखिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम तब डिफ़ाइन करते हैं जब हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता होगा कि एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो के बराबर होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस किसके बराबर होते हैं? ज़ीरो के बराबर। मतलब किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा की ज़ीरो के बराबर हो, और इंटरनल फोर्सेस जो है ये एक दूसरे पर ये एक्सर्ट करता है, ये नॉन ज़ीरो के बराबर होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर मैं एक सिस्टम बनाता हूँ। ये मेरे पास एक सिस्टम मैंने बना दिया, यहाँ पर पार्टिकल्स है। ये मेरे पास पार्टिकल नंबर फर्स्ट है और ये मेरे पास पार्टिकल नंबर सेकंड है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो के बराबर है, मतलब कोई भी बैरूनी इंटरेक्शन नहीं है। हाँ, इंटरनल फोर्सेस है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्टिकल नंबर फर्स्ट और पार्टिकल नंबर सेकंड एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक पहले इन दोनों सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले बॉडी के ये दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड हो गया और पहली बॉडी की मोमेंटम में फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर ये 10 यूनिट डिक्रीज़ आ गया, क्या आ गया? 10 यूनिट डिक्रीज़। तो ये लाजमी बात है कि दूसरी बॉडी के मोमेंटम में 10 यूनिट इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं मोमेंटम। तो याद रखिए, अगर पहले बॉडी की मोमेंटम में 10 यूनिट इंक्रीज़ आ गया है, डिक्रीज़ आ गया है, और दूसरी बॉडी की मोमेंटम में 10 यूनिट इंक्रीज़ आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि फ़र्स्ट बॉडी ने इस पर एक्शन फोर्स लगाया है और दूसरी बॉडी ने इस पर रिएक्शन फोर्स लगाया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इट रिजेंबल्स, it is like Newton's third law. So Newton's third law is the correct option. Newton's first law is not the correct option because this is known as law of inertia. Newton's second law is also not the correct option because it is known as law of conservation, law of acceleration, and none is also not correct. So option number B is correct. Okay. अगर इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ इसमें कौन सा है? यूनिट ऑफ लेंथ अगर आप देखिए पहला नंबर, तो इसमें कौन सा करेक्ट है आपके ख्याल में? आपने तो वैसे भी सॉल्व किया है, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी है। ये यूनिट ऑफ लेंथ नहीं है। क्यों ये नहीं है? आंगस्ट्रॉम आप जानते होंगे, अगर जानते नहीं है तो इसको याद रखिए। आंगस्ट्रॉम कहते हैं 1 आंगस्ट्रॉम, ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास लेंथ है। और माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, इसको हम माइक्रो भी कहते हैं, जो प्रीफिक्सेस में आप इस्तेमाल करते हैं, नैनो, पीको, फेम्टो, आटो, इसको हम माइक्रो भी कहते हैं। तो मतलब ये हो गया, इसमें भी मीटर इस्तेमाल किया गया है, ये भी हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ है। रेडियन इज़ नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज रेडियन को हम डिफाइन करते, इट इज़ द यूनिट ऑफ विच एंगल? शाबाश, इट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। सो दिस इज़ नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। और लाइट ईयर भी आपको मालूम है, ये बराबर होता है 6.4 × 10⁻⁻6.4 × 10⁻
12 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि लाइट ईयर ये भी हमारे पास लेंथ का यूनिट है, ये भी लेंथ का यूनिट है, ये भी लेंथ का यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी, रेडियन इज़ नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, और मुझसे वो भूल गया है वो नंबर 0.000500, ये मेरे पास नंबर है, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपको पता है? किस किस को पता है? शाबाश, जिसको पता है वो मुझे बताइए, और जिसको पता नहीं है वो देख लीजिए। इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? 3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अभी सवाल ये है कि ये कैसा करेक्ट है। इसमें तो आपको और भी बहुत से सिग्निफिकेंट नंबर आपको नज़र आते हैं। 0 भी डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर भी है और डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पर भी नंबर है। लेकिन एक बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जितनी भी नंबर होते हैं डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर और वो ज़ीरोज़ होते हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और इसी तरह डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर भी अगर ज़ीरोज़ हो तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अभी सवाल ये है, यहाँ पर भी ज़ीरोज़ है, यहाँ पर भी ज़ीरोज़ है, लेकिन इसको मैं सिग्निफिकेंट कंसिडर करता हूँ। क्यों सिग्निफिकेंट कंसिडर करता हूँ? याद रखिए कि दीज ज़ीरोज़ हैव बीन प्लेस्ड आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट्स, मतलब अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ज़ीरोज़ आ जाए तो इसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हैं? 3। कौन कौन से हैं? शाबाश, 1 2 3, ये हमारे पास जो मैंने इंसर्कल किया ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। ये रिमेनिंग ज़ीरो जो है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं एक यहाँ पर एक जुमला बोलता हूँ, आप सुनिए। ऑल द ज़ीरोज़ विच आर ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द decimal point and are not significant, and similarly all the zeros which are on the right side of the decimal point are not significant, but when they appear after zeros, but when they appear like this one, appear after non-zero digits, so they will be significant figure। ये वाला जुमला अगर आपको समझ आया होगा तो आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो गए। अगर नहीं है तो इनको दोबारा सुनिए, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ने ये गलत किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा लॉ जो ऐसा है जो जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं? आपको पता है लेंज लॉ, इसमें कौन सा है आपके ख्याल में? A B C D, ऑप्शन नंबर E, ऑल इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ दीज आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कीप इट इन माइंड दैट लेंज लॉ, अगर आपको याद होगा, ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेंज लॉ में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ऑल द दैट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड will always oppose the cause from which it is produced, और आखिर में एक जुमला लिखता है कि it is also known as law of conservation of energy। तो लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपने कहीं सुना है? ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। किरचॉफ लॉज है हमारे पास, 2 लॉज है, किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज वोल्टेज आपने जानते हैं, शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क इज एक्चुअली एनर्जी। इट मीन दैट किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और बर्नौली इक्वेशन भी अगर आपको याद होगा, बर्नौली इक्वेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज बर्नौली इक्वेशन में आप देखिए कि यहाँ पर कहते हैं कि ऑल द एनर्जी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन दैट दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज एनर्जी। तो दिस
Bernoulli equation is also known as law of conservation of energy. So option number E is correct. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद चेंजिंग रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. हाउ? चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद चेंजिंग रेट, मतलब किसी बॉडी का पोजीशन तो चेंज होता है. मैं बॉडी का पोजीशन मैंने चेंज किया, एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, तीसरे सेकंड में कवर किया 3 मीटर. तो इधर देखिए, पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर और तीसरे सेकंड में 3 मीटर. मतलब ये है कि द पोजीशन ऑफ द बॉडी विच स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इज चेंजिंग, ये चेंज होता है 1 मीटर, दूसरी सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस चेंज हो गया, तीसरी में 3 मीटर. द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज़ चेंजिंग बट इट इज़ चेंजिंग विद चेंजिंग रेट. चेंजिंग रेट का मतलब ये है कि या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है. यहाँ पर इसमें इंक्रीज होता है, तो याद रखिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी इसलिए कहते हैं कि वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ठीक है, अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल टाइम में, तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हर एक सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ है, लिहाजा दिस इज कॉल्ड चेंजिंग रेट. the position of the body is changing with the changing rate, so this is called variable velocity. प्यारे स्टूडेंट्स, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं. एक बॉडी की स्पीड है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी का वेलोसिटी है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसने पहले सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दूसरी सेकंड में इसने 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और तीसरी सेकंड में इसने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया. तो इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन टाइम. या मैं इस तरह कह सकता हूँ कि द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग विद चेंजिंग रेट. चेंजिंग रेट का मतलब है डिक्रीजिंग रेट है. लेकिन यहाँ पर भी जो वेलोसिटी हो तो पैदा होता है, ये भी हमारे पास कौन सा वेलोसिटी है? वेरिएबल वेलोसिटी. क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी डिफाइन होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ये है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. If still you are having some confusion, you can ask me. Question number 6 की तरफ आते हैं. A body starts moving with the constant acceleration such that the distance traveled by it in the first second is 2 मीटर. कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 मीटर. कौन से वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी जा रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ. What will be the distance covered in the 4th second? 4 सेकंड में इसका डिस्टेंस फाइंड कीजिए कि ये 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूँ जो बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है. और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्या होता है? कांस्टेंट होता है. क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या ये जो डिस्टेंस कवर करता है, ये हमेशा के लिए nth सेकंड में, nth मतलब फर्स्ट सेकंड में, सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक है, 6 सेकंड में, इसको हम कहते हैं nth सेकंड. डियर स्टूडेंट्स, एक nth होता है और एक n होता है. इनका मतलब है टोटल टाइम. इनका क्या मतलब है? शाबाश, टोटल टाइम. और इनथ का मतलब है वही गिवन टाइम, जिस टाइम की बारे में आप पूछते हैं, इसको हम कहते हैं इनथ टाइम, इनथ टाइम. ओके, यहाँ पर 4th सेकंड में आपसे पूछते हैं कि 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और चलो फार्मूले की तरफ जाते हैं. तो 4 सेकंड में डिस्टेंस फार्मूला ये है, किसी भी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो इसी के दौरान ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इसका फार्मूला ये है 2n-1. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल टू 2n-1. शाबाश. ये इनका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? इनका मतलब है ये गिवन सेकंड, nth सेकंड. यहाँ पर n कितना गिवन कितना है?
4th सेकंड के बारे में पूछते हैं कि ये 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड इज इक्वल टू 2 इंटू एन की जगह क्या लिखूँ 4, शाबाश, -1 अपनी जगह पर। तो आपके पास आएगा शाबाशी, आपके पास आएगा गुड, शाबाश, आपके पास आएगा क्या आएगा 2 एन की जगह मैंने 4 पुट किया, 2 4 8 -1, शाबाश, किया गया 7। इसका मतलब ये होगा 7 का क्या मतलब होगा, मतलब ये है कि ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है, कितना कवर किया, शाबाश 2 मीटर कवर किया है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से 7 गुना ज़्यादा होगा। सो S4 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ S1, शाबाश 7, S1 कितना है 2 मीटर है, शाबाश, कितना है S1 2 मीटर है। तो आपके पास आएगा ये, आपके पास इसी तरह आएगा, शाबाश, गुड, शाबाश, आपके साथ आएगा S4 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 मीटर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ये मेरे अल्फाज, ये वाला सवाल दोबारा सुनिए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। फार्मूला है 2n-1 फार्मूला, ये अपने साथ ज़रूर याद रखिए। और ये वाला फार्मूला हर वो उस मोशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होगा, कांस्टेंट डीसेलरेटेड मोशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गुड, शाबाश। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ व्हील चेंजेस फ्रॉम 2L to 5L इन 3 सेकंड। कहाँ से कहाँ तक चेंज, 2L से 2L से 5L में चेंज होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया, कितने टाइम में चेंज होगा 3। द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन इट। तो अगर टार्क का फार्मूला आपको याद हो, टार्क का फार्मूला उन स्टूडेंट को याद होगा, ये बराबर होता है चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टार्क। एंगुलर मोमेंटम में जब चेंज आता है तो इसको हम टार्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है और ये टाइम है। तो फाइंड कीजिए, शाबाश। फाइनल कितना है 5L है, इनिशियल कितना है 2L है, टाइम कितना है, शाबाश 3 सेकंड है। तो आपके पास आएगा डियर स्टूडेंट्स, टार्क इज इक्वल टू 5 - 2 से 3L आएगा डिवाइड बाई 3 सेकंड। ये आपके पास 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टार्क आएगा L। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट चेंज इन वैक्यूम। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एक्चुअली एडिशन आर द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको हम कहते हैं। तो याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है इसके बाद। और डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात कह दूँ, इसका जो स्पीड होता है ये बराबर होता है v = f लैम्डा के बराबर। v का मतलब है वेलोसिटी या स्पीड, f इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। कीप इट इन माइंड, ये बात याद रखिए कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो याद रखिए स्पीड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है, वेवलेंथ भी कांस्टेंट होता है और स्पीड भी कांस्टेंट होता है। इट मीन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव आर कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हाँ, ये इसका अगर यहाँ पर वैक्यूम की जगह अगर मीडियम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो तो याद रखिए ये फिर इसमें स्पीड चेंज होती है। और स्पीड कितना चेंज होगा, अगर स्पीड चेंज हो जाएगा तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव्स का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स डिपेंड अपॉन द सोर्स, द फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी रिमेन्स कांस्टेंट। सो इट मीन दैट वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी किस वजह से चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है वेवलेंथ से चेंज होती है। तो अगर मीडियम का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया तो याद रखिए स्पीड चेंज हो जाएगा
डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन किस वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा? वेवलेंथ की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसी कंडीशन में, इसी गिवन कंडीशन में वैक्यूम का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी। और ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये बार बार आता है। इसके लिए जो शॉर्टकट फार्मूला है मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप अपने साथ नोट कीजिएगा। शॉर्टकट फार्मूला ये है कि इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी बॉडी की मोमेंटम में चेंज आ गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा ये बराबर होता है 2 डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। व्हाट एन इम्पोर्टेंट फार्मूला इट इज़। ओके, ये है। इसका डेल्टा का क्या मतलब है? डेल्टा का मतलब है कि चेंज। डेल्टा का क्या मतलब है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज मोमेंटम में कितना चेंज आ गया डियर स्टूडेंट्स? मोमेंटम में चेंज आ गया है कितना? 20% चेंज आ गया है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है प्लस का। तब आप इस्तेमाल करते हैं जब मोमेंटम इंक्रीज हो जाए। प्लस का मतलब है कि जब मोमेंटम इंक्रीज होता है। माइनस का वर्ड यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस दोनों इस्तेमाल किए। माइनस तब आप इस्तेमाल करेंगे जब मोमेंटम डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में आपसे पूछा गया है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज़ इंक्रीज बाय 20%। अगर मोमेंटम इंक्रीज हो गया है तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा 2 डेल्टा। डेल्टा की जगह में क्या? 20। शाबाश। और यहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा या माइनस? प्लस इज यूज्ड व्हेन मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, सो प्लस इज यूज्ड एंड 20। और यहाँ पर स्क्वायर है फार्मूले में, तो मैंने भी स्क्वायर लिया डिवाइड बाय 100। आपके पास आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 40 प्लस। शाबाश, 20 का स्क्वायर ले लिया, आपके पास आएगा 400 आएगा डिवाइड बाय 100। तो आपके पास आएगा, शाबाश, ये आपके पास आ गया 40 प्लस 4, तो आपके पास आ गया 44%। Which of the following is the correct answer? Option number D is correct. Okay? उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं है तो फिर दोबारा सुनिए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। if a body is rotating with constant angular velocity, then its acceleration will be। ये तकरीबन 80% स्टूडेंट्स ने गलत किया है। एक बॉडी रोटेशन करता है, और रोटेशन करता है कौन सी चीज़ से रोटेशन करता है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन करता है। तो आपके ख्याल में व्हाट वी थिंक अबाउट द एक्सेलरेशन? याद रखिए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। किसके बराबर होता है? शाबाश, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो, और आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर होता है। पता है किसी भी वेक्टर ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर है। तो याद रखिए यहाँ पर किसी बॉडी की वेलोसिटी भी बराबर होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। गुड, शाबाश। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, डेल वी की जगह मैंने लगाया v इंटू वी यूनिट वेक्टर। मतलब वेक्टर की जगह मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगा लिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में बताया गया है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। शाबाश। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसा एक्सेलरेशन चेंज होता है? याद रखिए एक्सेलरेशन मस्ट बी चेंजिंग, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन कैसा ये करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चलो मैंने दिया 20 मीटर पर सेकंड लिया, 20 मीटर पर सेकंड से रोटेशन करता है, वेलोसिटी तो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन याद रखिए हर पॉइंट पर इसका जो डायरेक्शन होता है ये चेंज होता है, हर पॉइंट पर ये चेंज होता है। इसी वजह से इस बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है। तो डायरेक्शन और चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी is also known as acceleration, and change in the direction of the velocity is also known as acceleration। तो यहाँ पर acceleration पैदा होता है because the direction of the velocity is changing। So whenever a body is rotating with constant angular velocity, then acceleration must be changing। acceleration must be changing। acceleration ज़रूरी बात है कि ये change हो जाएगा, चेंजिंग एक्सेलरेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट, आई एम सॉरी। और नेक्स्ट सवाल है
कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपके ख्याल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप जानते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है एल की बात करती है। एल किसके बराबर? आर क्रॉस पी के बराबर है। एंगुलर मोमेंटम बराबर है आर क्रॉस पी। इसको हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं, याद रखिए। अगर इसमें चेंज आ जाए, चेंज का मतलब है डेल एल डिवाइड बाई डेल टी। इससे पहले एक सवाल में मैंने आपको बताया कि डेल एल डिवाइड बाई डेल टी को हम क्या कहते हैं? शाबाश, टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टार्क। और टार्क को हम एक और नाम से भी याद करते हैं, इसको हम रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है टार्क किसके बराबर होता है? टार्क इक्वल आर क्रॉस एफ के बराबर है। टार्क किसके बराबर होता है? रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग है, इसको हम टार्क भी कहते हैं। सो टार्क का दूसरा नाम है रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। चेंज इन द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम में अगर चेंज आता है तो ये टार्क के बराबर होता है, और टार्क को हम कहते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रिमेनिंग आर नॉट करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आप जानते हैं? यस, आप नहीं जानते, मुझे पता है। जी के बारे में आपसे कहते हैं। इफ़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि जी किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 मीटर पर सेकंड है तो फॉर अ मास इनसाइड द फील्ड, देन इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन द फील्ड स्ट्रेंथ इज। याद रखिए कि किसी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ये मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर मेरे पास 1 किलोग्राम बॉडी है या मेरे पास 5 किलोग्राम बॉडी है, अगर दोनों बॉडी को मैं छोड़ दूँ फ्रीली फॉलिंग, अगर ये दोनों बॉडी फ्रीली ज़मीन की तरफ गिरती है, तो याद रखिए कि दोनों के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये सेम होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। हेवी और लाइटर बॉडी सब के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा, सारी बॉडीज़ के लिए सेम होगा। अगर मैं मास को डबल करता हूँ या ट्रिपल करता हूँ या हाफ करता हूँ, तब भी ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन पर किलोग्राम इस्तेमाल किया गया है। ये भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है W इज इक्वल टू mg। तो जी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, G इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई m। ठीक है, क्या? W डिवाइडेड बाई m। शाबाश। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि W क्या है? वेट है। वेट का क्या यूनिट है? वेट का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और m का हमारे पास मास है। मास का क्या यूनिट है? किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल। न्यूटन पर किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोथ आर द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड द रिमेनिंग ऑप्शन आर गलत, नॉट करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड ऑफ द इनिशियल फोर्स, देन व्हाट इज द पॉसिबल चेंजेस इन द रेडियस? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर होता है। इस पर डिपेंड करता है। इफ़ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डबल, मतलब ये है कि फाइनल सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इनिशियल से डबल हो गया है। डबल का मतलब ये है कि इससे दोगुना हो गया है, दोगुना। फाइनल सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया है? दोगुना हो गया है, दोगुना। ठीक है, रेडियस के बारे में आपसे पूछते हैं कि रेडियस का क्या होना चाहिए? रेडियस इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? तो सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस का आपस में कैसा रिलेशन है? आर का मतलब रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स, अगर ये डबल हो गया है तो याद रखिए ये हाफ हो जाएगा। अगर ये ट्रिपल हो गया है तो याद रखिए ये r/3 हो जाएगा। अगर ये 4 गुना ज़्यादा तो ये 4 गुना कम। अगर ये 5 गुना ज़्यादा, अगर ये 5 गुना कम, ये 6 गुना ज़्यादा, ये 6 गुना कम। इसी तरह यहाँ पर आपसे अगर ये 2 गुना कम हो गया तो ये 2 गुना ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या कहते हैं?
इफ़ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ डबल ऑफ द इनिशियल फोर्स, डबल हो गया है मतलब ज़्यादा हो गया है, ये कितना हो गया 2 गुना ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों 2 गुना कम हो जाएगा। रेडियस आपका जो फाइनल रेडियस इनिशियल रेडियस से हाफ होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए कौन सा मुमकिन नहीं है? सो याद रखिए कौन सा मुमकिन नहीं है। एडिशन मुमकिन है, यस। सब्ट्रैक्शन मुमकिन है, यस। मेरे पास एक वेक्टर है 2 न्यूटन, दूसरा इसी डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है ये 5 न्यूटन है, ये भी इसी डायरेक्शन में। दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 2 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मैंने इसको ऐड किया, इसको मैंने ऐड कर सकता हूँ, यस। मेरे पास है 2 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है मेरे पास 5 न्यूटन है। मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, यस मैं लिख सकता हूँ 5 न्यूटन। ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कीजिए, शाबाश। ये हो गया 5 न्यूटन 2 न्यूटन यहाँ इससे मनफी कीजिए, माइनस कीजिए, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये अपनी ही डायरेक्शन में इसको ड्रा कीजिए। ये हो गया क्या हो गया, इससे 2 न्यूटन का कट जाएगा, तो आपके पास रह गए 3 न्यूटन रह जाएगा। तो मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, एडिशन भी पॉसिबल है, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं तक़सीम, डिवीजन। इट इज़ नॉट पॉसिबल, कीप इट इन माइंड। So option number C is the correct option because division in vectors are not possible. For example, if someone asks you that division is also possible, how can you say that? For example, अगर किसी ने आपसे पूछा कि डिवीजन भी पॉसिबल है, तो मैं किस तरह क्या कहूँगा कि 2 न्यूटन फोर्स को मैंने 2 न्यूटन फोर्स पर डिवाइड किया। यार अगर मैंने 2 किलोमीटर ईस्ट को डिवाइड किया, 2 किलोमीटर वेस्ट पर डिवाइड किया, तो ये तो मेरे ख्याल में और आपके ख्याल में और सब लोगों के ख्याल में और आकिल लोगों के ख्याल में ये तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल एंड ऑल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ पॉसिबल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज संडे टेस्ट डिस्कशन। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी शक हो, कोई ऐसा सवाल जिसमें आपको मिसकंसेप्शन हो, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नए क्लास में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, और कल से इंशाअल्लाह 2 अगस्त से आपके साथ नया क्लास शुरू हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बी रेडी एंड स्टे ट्यून। इंशाअल्लाह सी यू व्हेन आई सी यू बैक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।